नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस विशेष अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं सीमांचल के 24 विधानसभा क्षेत्रों का। इन 24 विधानसभा क्षेत्रों में पिछले बार का अगर हम जो परिणाम था, चुनाव परिणाम, उसका अगर हम विश्लेषण करने का प्रयास करें तो हम ये पाते हैं कि वहां की 24 विधानसभा सीटों में आरजेडी का जो महागठबंधन है वो उसके 7 सीटें उसने जीती थी। 5 सीट 11 सीट लड़कर 5 सीट जीती थी कांग्रेस पार्टी। 10 सीट और 11 सीट लड़कर आरजेडी 1 सीट जीत पाई थी। कांग्रेस 11 लड़कर 5, आरजेडी 11 लड़कर 1, सीपीआई के 1 उम्मीदवार थे। इन 24 विधानसभा सीटों में से 1 सीट पर सीपीआई लड़ी थी रुपौली विधानसभा क्षेत्र से। ठीक है, वहां रुपौली में बीमा भारती जनता दल यूनाइटेड की उम्मीदवार थी, उनके खिलाफ सीपीआई के विभाष चंद्र मंडल वहां से चुनाव लड़े थे और 1 सीट वहां से सीपीआई एमएल के जो अभी सीपीआई एमएल के जो वहां जो विधायक दल के नेता हैं, ठीक है, वो वहां से चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते थे। सीपीआईएमएल के बलरामपुर विधानसभा सीट से महबूब आलम। ठीक है, तो ये 24 सीटों में 7 सीट जीत पाई थी। ठीक है, महागठबंधन। और जहां तक एनडीए का सवाल है तो एनडीए 24 में 12 सीटें जीती थी। तो 12 7 19, 12 का भी अगर हम आंकड़ा निकालें अगर, तो ये पाते हैं कि बीजेपी वहां 11 लड़ी थी तो 8 जीत पाई थी बीजेपी। सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट बीजेपी का था। जनता दल यूनाइटेड 10 सीट लड़ी थी लेकिन 4 जीत पाई थी। वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी 2 सीट लड़ी थी, 1 भी नहीं जीत पाई। और हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा 1 सीट लड़कर कोई सीट नहीं जीत पाई थी। तो 24 में 12 मिला था एनडीए को, 24 में 7 मिला था महागठबंधन को और 5 सीटें एआईएमआईएम जीती थी। अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि चूंकि विगत 2 दिन लगातार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा जो वोटर अधिकार यात्रा है तो सीमांचल में था, तो क्या सीमांचल में ये जो वोटर अधिकार यात्रा है गई है, सीमांचल के 24 विधानसभा सीटों में 9 विधानसभा सीट को ये राहुल गांधी की और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा ने कवर किया। इस क्षेत्र में का विशेष रूप से विश्लेषण करने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि आप अगर, चूंकि बिहार में जो चुनाव होता है, जो मतदान होता है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है सामाजिक समीकरण की, मतलब जातिगत समीकरण की, धार्मिक ध्रुवीकरण का महत्व होता है। तो अगर हम जाति और धर्म के आधार पर देखें तो आपको अगर, चूंकि सबसे बड़ी आबादी बिहार में दलितों की 19% और उसके बाद दलितों के बाद सबसे बड़ी आबादी किसकी है, मुसलमानों की लगभग 17%। तो ये 17 और 19 दलित वोट, जहां तक बात है, राहुल गांधी लगातार उसके लिए प्रयासरत है दलित वोटों को अपने साथ लाने के लिए। लेकिन दलितों का क्या है कि जाति के आधार पर बटा हुआ वोट है। पासवान समाज के नेता चिराग पासवान, मुसहर समाज के नेता जीतन राम मांझी, ऐसे चल रहा है। ठीक है, लेकिन मुसलमानों का वोट एक थोक वोट है 17% का। इसीलिए इस वोट बैंक पर हर दल का, हर पार्टी का, हर बड़े नेताओं के निशाने पर यह वोट बैंक है। और अगर आप देखेंगे कि किसी 2 जिले में अगर सबसे ज्यादा अगर राहुल गांधी ने विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया, तेजस्वी यादव ने कवर किया, तो वो 2 दिन के अंदर तो वो 9 विधानसभा सीटें थी। यही पूर्णिया, कटिहार और अररिया का। किशनगंज नहीं गए राहुल गांधी, क्यों नहीं गए, अब उसका जवाब तो खैर कांग्रेस पार्टी के से जुड़े हुए लोग देंगे। लेकिन मेरा मानना है कि ये 3 जिले में 4 सीट है किशनगंज में, तो 20 विधानसभा सीट में 9 विधानसभा क्षेत्र। ठीक है, यहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव गए, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, 3 जगह। ठीक है, पूर्णिया में कांग्रेस पार्टी के आज के दिन में सबसे बड़े नेता हैं पप्पू यादव। कटिहार में 2 बड़े नेता हैं, 2 बड़े नेता हैं कटिहार में। ठीक है, तारिक अनवर भी हैं, पुराने नेता हैं, सांसद हैं, कई बार के सांसद रहे हैं। शकील अहमद खान कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता हैं, कदवा से विधायक हैं। ठीक है, और अररिया एक ऐसी सीट है मित्रों जो कि जानी जाती है मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के कारण। ठीक है, तो आप तस्लीमुद्दीन नहीं है, लेकिन वहां पर तस्लीमुद्दीन के 2 पुत्र हैं, सरफराज आलम और शाहनवाज आलम। संजोग से वो दोनों के दोनों आरजेडी में हैं। तो क्या सरफराज आलम और शाहनवाज आलम, तारिक अनवर और जो शकील अहमद खान है, क्या इन लोगों के बलबूते
क्या इन लोगों के बलबूते पर महागठबंधन पिछली बार जो ओवैसी और एआईएमआईएम ने जो प्रदर्शन किया था, बेहतरीन प्रदर्शन किया था, उस प्रदर्शन को इस बार रोक पाएंगे? इसलिए मैं और ज्यादा महत्व है इसका कि एक तो आप सीमांचल में मुस्लिम वोटिंग पैटर्न से आप पूरे बिहार के मुसलमानों के वोटिंग पैटर्न को आप माप सकते हैं, थर्मामीटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि सीमांचल में क्या स्थिति है, मुसलमान वहां का क्या सोचता है। उसके आधार पर पूरे बिहार के जो मतदाता हैं, मुस्लिम मतदाता हैं, उनके बारे में, उनकी मानसिकता के बारे में, उनके जो फर्स्ट प्रेफरेंस है उसके बारे में आप एक मोटे तौर पे अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम इन 24 विधानसभा सीटों में देखें तो 2-3 जो माहौल वहां पर स्पष्ट दिख, ये बात तय है कि राहुल गांधी की यात्रा में भारी भीड़ जुटी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। काफी प्रयास किया पप्पू यादव ने भी, काफी अच्छा प्रयास रहा शकील अहमद खान का भी, चूंकि इन दोनों बड़े नेताओं के लिए एक शक्ति प्रदर्शन वाली भी स्थिति थी। ठीक है, और चूंकि ये दोनों कांग्रेस से जुड़े हुए थे तो इसीलिए आरजेडी के लोगों ने भी, आरजेडी से जुड़े हुए नेताओं ने भी अपने नेता को दिखाने के लिए शक्ति प्रदर्शन किया। तो भीड़ तो अच्छी जुटी कटिहार में, अररिया में, पूर्णिया में, ये बात तय है, भीड़ जुटने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या वो भीड़ वोट में कन्वर्ट होगी? क्योंकि हमारे जो कुछ जानने वाले लोग जो वहां से संपर्क में है, या फिर जो आप जैसे दर्शकों का जो कमेंट आता है कमेंट बॉक्स में, अगर उसको हम मापदंड माने तो सीमांचल में बेसिकली आरजेडी के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा है। सीमांचल के मुसलमानों में आरजेडी के खिलाफ गुस्सा है। आप लोग कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात है, तो क्या वो गुस्सा किन कारणों से है ये समझिए, और क्या वो गुस्से को कम हो सकता है क्या? नहीं। आप एक तरफ देखिए, वहां पर 3 धाराएं हैं। एनडीए को मुसलमानों का वोट नहीं मिलता, तय है। इक्का दुक्का जगह पर नीतीश कुमार के उम्मीदवार को अगर मिल जाए तो मिल जाए। बीजेपी को तो नहीं मिलेगा, ये तय है, और सबसे ज्यादा सीट लड़ेगी बीजेपी, ये बात भी तय है। तो बीजेपी को जब नहीं मिलेगा तो 50% तो वैसे ही बाहर हो गए, बच गए नीतीश कुमार की पार्टी के उम्मीदवार। तो नीतीश कुमार की पार्टी के उम्मीदवार को, जहां तक मेरा अनुमान है कि 10% वोट मुसलमानों का मिल सकता है, वहां जहां पर कि नीतीश कुमार की पार्टी के उम्मीदवार मुसलमान होंगे। ठीक है, मतलब वो वोट नीतीश कुमार को नहीं मिलेगा, वो वोट जनता दल यूनाइटेड को नहीं मिलेगा, बल्कि वो खास उम्मीदवार को मिलेगा। और ये स्वाभाविक है, हर जगह होता है। नहीं, हर जगह ऐसी चीजें होती है। तो इसीलिए वहां नीतीश कुमार की पार्टी के उम्मीदवार को, जहां से मुस्लिम समाज के उम्मीदवार होंगे, उनको वोट मिल सकता है 10%, 15%। ये वो उस नेता का व्यक्तिगत वोट मानना चाहिए। उसको न जनता दल यूनाइटेड का वोट मानिए, उसको ना एनडीए का वोट मानिए, ना नीतीश कुमार का वोट मानिए। इस बात में मैं कोई दो मत नहीं है कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए काम किया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मुसलमान समाज, जो हमारा सर्वे है उसके अनुसार मैं बता रहा हूं, मुसलमान नीतीश कुमार की इज्जत करता है। लेकिन नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ होंगे तो नीतीश कुमार की पार्टी को मुसलमान वोट नहीं देगा। एक फैक्टर है सीधा, इसलिए नीतीश कुमार की पार्टी और एनडीए मुसलमानों के दिल से बाहर। अब आइए महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल। जैसे एनडीए में बीजेपी, वैसे ही महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल के मुसलमानों ने लगभग 90 से लेकर 2015 तक एक तरफा आरजेडी को वोट दिया, कहीं कोई दो मत नहीं, एक तरफा वोट दिया। लेकिन अब मुसलमानों का शिकायत है। मुसलमानों की शिकायत क्या है कि हम, मतलब मुसलमान, आरजेडी के या महागठबंधन के उम्मीदवारों की किसी की न जाति देखता है मुसलमान, न किसी का धर्म देखता है। वो केवल लालटेन छाप देखता है, केवल हाथ छाप देखता है। मतलब जो कोई भी बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाली ताकत है, उसमें सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस आरजेडी को बिहार में देता रहा है मुसलमान। एक तरफा प्यार लुटाया, लेकिन बदले में मुस्लिम उम्मीदवार को आरजेडी के जो अन्य वोटर हैं, गैर मुस्लिम वोटर हैं, वो वोट नहीं डालते। ये मुसलमानों की शिकायत है। और इसी शिकायत को लगातार एआईएमआईएम जनता तक ले जाने
में सफल होती हुई दिख रही है, ये हमारा मानना है, ये हमारा सर्वे है, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, हमने कई सवाल पूछे हैं अपने चैनल पे, अपने दर्शकों से पूछे हैं पोस्ट के माध्यम से कि बताइए कि मुसलमान किस आधार पर वोट करता है, क्या क्या मापदंड है मुसलमानों की। तो आप ही दर्शकों का ये जवाब आता है। उससे जो हमारा निष्कर्ष है वो ये है कि आरजेडी अब बिहार में मुसलमानों के लिए फर्स्ट चॉइस नहीं है, मजबूरी हो सकता है आरजेडी, जहां पर बीजेपी को हराने के लिए अन्य कोई विकल्प नहीं मिलेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं रहेगा, एकमात्र विकल्प रहेगा आरजेडी। वहां पर मुसलमान मजबूरी में आरजेडी को, तेजस्वी यादव की पार्टी को वोट दे सकता है। फर्स्ट चॉइस नहीं है, जैसे 2015 तक मुसलमानों के लिए आरजेडी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव फर्स्ट चॉइस, फर्स्ट प्रेफरेंस हुआ करते थे, अब वो नहीं है। और उसका कारण यही है कि जिस प्रकार से मुसलमानों ने निस्वार्थ एक मत से आरजेडी का समर्थन किया, बदले में मुसलमानों को कुछ नहीं मिला। मतलब आरजेडी अगर लोकसभा चुनाव में 10 यादवों को लड़ाती है तो मुसलमानों को 2 लड़ाती है, और जो 2 मुसलमान लड़ते भी हैं वो चुनाव जीत नहीं पाते। विधानसभा क्यों नहीं जीत पाते? इसलिए नहीं जीत पाते कि आरजेडी के गैर मुस्लिम वोटर उस मुस्लिम आरजेडी के उम्मीदवार को वोट नहीं डालता। ठीक, दूसरा, आरजेडी ने लगातार यादवों को उम्मीदवार अधिक संख्या में बनाया, मुसलमानों की उम्मीदवारी घटाते चले गए। इसका भी बहुत बड़ा दर्द है मुसलमानों में। तीसरी बात है कि जिस प्रकार से असदुद्दीन ओवैसी और एआईएमआईएम या और अन्य कई अन्य मुस्लिम नेता भी हैं, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, इस बात को महसूस करते हैं आम जनता के लेवल पर भी कि मुसलमानों की आबादी सबसे मजबूत वोट बैंक के रूप में, दलित ज्यादा है सही है, लेकिन जो एक सॉलिड वोट बैंक के रूप में जो वोटिंग कैपेसिटी है उसके मामले में मुसलमान सबसे ज्यादा वोट करता है। ठीक है, लेकिन मुसलमानों को न मंत्री बनाया या विधायक, सांसद तो नहीं है, छोड़ दीजिए, न मंत्री बनाया जाता है, न कोई डिप्टी सीएम बनाने की बात आती है, मुख्यमंत्री बनाने की तो बात छोड़ ही दीजिए, कुछ भी नहीं मिलता। और यदि लोकसभा विधानसभा का टिकट भी मिलता है तो उसको हरा देते हैं लोग। तो ये कुछ शिकायतें हैं मुसलमानों का, और जिन शिकायतों का निवारण कम से कम नोटिस भी नहीं लिया जाता आरजेडी के द्वारा, आरजेडी के नेतृत्व के द्वारा, लालू यादव के द्वारा, तेजस्वी यादव के द्वारा, इस बात का दर्द जो है मुसलमानों के बीच है। और यही मुख्य कारण है जिस कारण से असदुद्दीन ओवैसी और एआईएमआईएम का विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन पिछले चुनाव में बेहतर रहा था और आरजेडी का सबसे खराब रहा, और जिसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना इस बार भी है। इसलिए कि एक और बहुत बड़ा शिकायत यह है स्थानीय मुसलमानों का कि कुछ 4 उम्मीदवार जीते तो एआईएमआईएम के टिकट पर, इसलिए उनको वोट मिला था जिससे कि आरजेडी को सबक सिखाया जा सके, तेजस्वी यादव को सबक सिखाया जा सके, तेजस्वी यादव के खिलाफ नाराजगी प्रकट की जा सके। लेकिन जब तेजस्वी यादव सत्ता में आए, उप मुख्यमंत्री बने, तो एआईएमआईएम के 4 विधायकों ने पाला बदल लिया, आरजेडी ने तोड़ लिया। एआईएमआईएम के लोग कहते हैं खरीद लिया, अंतर है, लेकिन मैं नहीं कह सकता, ठीक है, क्योंकि वो तोड़ लिया। तो ये शिकायत भी एक और निगेटिव जा रहा है आरजेडी के खिलाफ। हाँ, नाराजगी थोड़ी कांग्रेस के प्रति कम है, लेकिन आरजेडी के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी है। और उसी तरीके से आप विशेष रूप से आप देखिए, ठीक है, जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं उनकी थोड़ी बहुत सहानुभूति है भी आरजेडी के साथ, लालू प्रसाद यादव के साथ, तेजस्वी यादव के साथ, लेकिन जो युवा पीढ़ी है उसकी सहानुभूति अख्तरुल इस्लाम के साथ है, एआईएमआईएम के साथ। उसको ये समझ में आ रहा है कि भाई, और तीसरा एक और चीज है, प्रशांत किशोर को वोट मिले या नहीं मिले मुझे नहीं पता, मुझे लगता है बहुत सफलता नहीं मिलने वाली है इस चुनाव में, लेकिन जो सवाल प्रशांत किशोर ने उठाए हैं उसका फायदा भी मुझे लगता है कि एआईएमआईएम को मिल सकता है। जो सवाल प्रशांत किशोर का सवाल क्या है कि आप लालू जी के बेटा को, ठीक है, आप मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट डालते हैं, अपने बेटा को पढ़ाने के लिए कब वोट डालिएगा। और एआईएमआईएम क्या सवाल पूछ रही है
AIMIM सवाल पूछ रही है कि आप कब तक लालू जी के बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट डालिएगा, अपना विधायक और सांसद कब बनाइएगा। यह संकट है महागठबंधन का, इंडिया अलायंस का सीमांचल में। इसीलिए अगर सीमांचल में AIMIM को अगर अंडर एस्टिमेट किया और उससे जो रेट्रिक चल रहा है, जो AIMIM का, जो प्रशांत किशोर का जो अभियान है, उसको अगर काउंटर करने का प्रयास महागठबंधन ने नहीं किया तो महागठबंधन को एक बार फिर इस क्षेत्र में मुंह की खानी पड़ेगी। इस क्षेत्र में फिर नुकसान होने की संभावना है। ठीक है, शायद 24 में 7 का जो आंकड़ा है उसको शायद क्रॉस तभी करेंगे जब सीमांचल में मुसलमानों का साथ मिलेगा महागठबंधन को। अदरवाइज इस बात की उम्मीद कम है कि अपना आंकड़ा महागठबंधन सीमांचल में विशेष रूप से सुधार पाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।